आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट और साथ के साथ बहुत सीरियस भी है। पिछले 2-3 सालों में कोरोना की 1, 2 और 3rd वेव के चलते हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस का नहीं पता। या तो हम खुद हॉस्पिटलाइज रह चुके हैं या हमने किसी ना किसी को हॉस्पिटलाइज होते देखा है। और अगर आपने नहीं देखा तो आप बहुत लकी हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया में सिर्फ 34% लोग हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड हैं। और ये जो लोग कवर्ड भी है ना, इनके पास भी या तो एडिक्वेट इंश्योरेंस नहीं है या फिर इनके इंश्योरेंस में कुछ ना कुछ तो ऐसा लोचा रहता है कि जब ये इंश्योरेंस का क्लेम लेने जाते हैं या तो उनको क्लेम पूरा नहीं मिलता या बहुत 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 दिक्कतें झेलनी पड़ती है। ये दिक्कतें आपको ना झेलनी पड़े और आप अच्छे से हेल्थ इंश्योरेंस के पूरे 360 डिग्री को समझ पाएं, इसके लिए इन 3 वीडियो की सीरीज में हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उन सबको हम कवर करेंगे। और हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानना है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बने रहिए, हम इनको बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। सीरीज के पहले वीडियो में जो कि आज है, हम कवर करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस हमें क्यों लेनी चाहिए, किस किस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस होती है, टॉप अप बेनिफिट क्या होता है, किस लाइफ की स्टेज में हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए और कितनी हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए काफ़ी है। इससे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस आखिरकार ज़रूरी है क्यों। आप कभी भी लाइफ में सेव करते हैं ना किसी भी लाइफ गोल के लिए, तो उसके लिए बहुत शिद्दत से मेहनत करते हैं। हर महीने कुछ ना कुछ पैसे काट वाट के जमा करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं और फिर जाके 10 साल में एक ऐसा छोटा मोटा कॉर्पस बनता है जिससे आप किसी लाइफ गोल को पूरा कर सकें। आपको पता है ये कॉर्पस सिर्फ 10 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन से खत्म हो सकता है और खत्म हो नहीं सकता है। हमने अपने सामने देखा है बहुत लोगों का ये कॉर्पस खत्म होते हुए। अगर ये कॉर्पस आपके पास नहीं है तो कई बार हमें बाहर से भी, दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसे तक मांगने पड़ते हैं। और हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं ना तो हॉस्पिटल में हमारा पहला सवाल क्या होना चाहिए? हमारा पहला सवाल होना चाहिए कि ये जो हमारा मरीज़ है, कि जो हमारा रिश्तेदार है, ये कब कितनी जल्दी हॉस्पिटल से बाहर स्वस्थ होकर आएगा, कब हम इसको एकदम स्वस्थ देखेंगे, इसका सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है आपका, यहाँ पे सबसे अच्छी ट्रीटमेंट कौन सी है, उससे कीजिए। मगर हमारा पहला सवाल क्या होता है? हमारा पहला सवाल होता है इस इलाज में खर्चा कितना आएगा, इसमें ज़्यादा एक्सपेंस तो नहीं आएगा, डॉक्टर बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है। और कई बार ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है, अगर इनमें से कोई रीज़न होता है जो मेरी जेब को सूट ना कर रहा हो तो या तो मैं हॉस्पिटल बदल देता हूँ या मैं डॉक्टर बदल देता हूँ या मैं लो क्वालिटी ट्रीटमेंट में आ जाता हूँ। मगर कहीं ना कहीं मैं हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, ना चाहते हुए भी मैं लाइफ में वो डिसीजन लेता हूँ जो मुझे नहीं लेना चाहिए। और उस समय मुझे दुख होता है कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं है। इसलिए आप उस वक्त का इंतज़ार मत कीजिए, आप हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को समझिए। बेसिक क्वेश्चन आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए। तो बेसिकली 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक इंडिविजुअल पॉलिसी और एक फैमिली फ्लोटर। इंडिविजुअल पॉलिसी ये होती है कि मान लीजिए मेरे 4 लोगों का परिवार, मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे, तो मैं चारों की अलग अलग पॉलिसी लेता हूँ। मैं अपने वाइफ की 5-5 लाख की, बच्चों की 3-3 लाख की, तो कुल मिला के मेरे परिवार की होगी 16 लाख की पॉलिसी। मगर अगर मैं हॉस्पिटलाइज हो जाता हूँ, मुझे 10 लाख का खर्चा मेरे ऊपर आता है, तो कंपनी मुझे सिर्फ 5 ही लाख रिम्बर्स करेगी या पैसे देगी, क्योंकि 5 लाख की ही पॉलिसी है मेरी इंडिविजुअल। वहीं अगर मैंने फैमिली फ्लोटर लिया हो जिसमें कि मान लीजिए 15 लाख का कवर पूरे फैमिली का है, तो कोई भी फैमिली मेंबर उस साल में अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो किसी एक का या कुल मिला के सबका 15 लाख तक का सम इंश्योर्ड जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करेगी। अब ये रिकमेंड किया जाता है कि फैमिली फ्लोटर प्लान ही लेना चाहिए। मगर अगर आपको अपने पेरेंट्स को भी कवर करना है तो पेरेंट्स की पॉलिसी इंडिविजुअल आपको लेनी चाहिए और फैमिली फ्लोटर प्लान अपने परिवार का बाकी सदस्यों का लेना चाहिए। वो इसलिए 2 कारण है। एक तो क्योंकि फैमिली फ्लोटर है वो जनरली काफ़ी कंपनीज की पॉलिसी में एल्डर्स मेंबर के ऊपर उसका प्रीमियम डिपेंड हो जाता है किसी न किसी तरह से। दूसरा कारण ये है कि अगर आपके एल्डर मोस्ट मेंबर्स हैं आपकी फैमिली के और आपने एक सम इंश्योर्ड ले लिया तो उनकी प्रोबेबिलिटी हॉस्पिटलाइज होने की कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती है। तो ऐसा ना हो कि सम इंश्योर्ड पूरा उनके ऊपर खर्च हो जाए और बाकी लोगों के लिए कम बचे। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक अ फैमिली फ्लोटर फॉर द फैमिली एंड फॉर पेरेंट्स टेक अ सेपरेट पॉलिसी। अब एक इंडेमनिटी और एक फिक्स बेनिफिट भी होता है। तो इंडेमनिटी बेनिफिट क्या होता है और फिक्स बेनिफिट क्या होता है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जिस बेनिफिट की मैंने अभी बात की वो इंडेमनिटी बेनिफिट है कि जितना आपका खर्चा होगा उतना कंपनी आपको रिम्बर्स करेगी, पे करेगी।
एक फिक्स बेनिफिट पॉलिसी होती है, उसमें क्या होता है कि आपका खर्चा कितना भी हो मगर कंपनी आपको एक फिक्स बेनिफिट पे करेगी। मान लीजिए कि आपने एक 5,000 पर डे फिक्स बेनिफिट की पॉलिसी ले रखी है, तो हो सकता है आपका हॉस्पिटल में सिर्फ 2,000 खर्चा हो मगर आपको 5,000 मिलेगा। हो सकता है कि हॉस्पिटल में आपका 1,00,000 का भी खर्चा हो डेली का मगर आपको 5,000 ही मिलेगा। और ये जो फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसी है इसको ओवर एंड अबव इंडेमनिटी पॉलिसी भी ले सकते हो, क्योंकि फिक्स्ड बेनिफिट आपको ओवर एंड अबव इंडेमनिटी मिल सकते हैं। कभी भी फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसी स्टैंड अलोन नहीं लेनी चाहिए, इंडेमनिटी पॉलिसी तो लेनी ही लेनी चाहिए, मगर साथ में आप फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसी को ले सकते हो, ताकि क्योंकि आपके हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस तो चलो पेशेंट को कवर करते हैं मगर पेशेंट के साथ अटेंडेंट्स होते हैं, वो आते हैं जाते हैं, उनके आना जाना, वहाँ पे रहना, बहुत तरह के और खर्चे होते हैं जो शायद एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं कर पाती। उन खर्चों को कवर करने के लिए ये फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसी काम आती है। तो अगर आप चाहें तो यू कैन कॉम्प्लीमेंट द फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसी ओवर एंड अबव द इंडेमनिटी पॉलिसी विच यू आर टेकिंग एज अ फैमिली फ्लोटर प्लस पेरेंट्स सेपरेट। तीसरा क्वेश्चन आता है कि आखिर हमारी पॉलिसी कितने सम इंश्योर्ड की होनी चाहिए, कितना कवर होना चाहिए हमारा। तो ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। वैसे तो आपकी जॉब किसी हैज़ार्डस तो नहीं है, आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी स्पाउस की कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, मगर कई बार देखा गया तो इन चीज़ों से कोई बहुत फ़र्क पड़ता भी नहीं है। मान लीजिए आप एकदम स्वस्थ हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री सब सही है, मगर आप बाइक में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, मतलब फैमिली हिस्ट्री क्या कर लेगी उसमें। आप चल रहे हैं, कई बार क्या होता है कि बाथरूम में आदमी फिसल के गिर गया और एक्सीडेंट हो गया और इसकी हड्डियाँ टूट गई, मतलब उसमें फैमिली हिस्ट्री क्या करेगी। तो मोटा मोटा देखा जाए तो कम से कम 15 लाख का एक फैमिली फ्लोटर कवर होना चाहिए, जिसमें कि इंडिविजुअली आप मान लीजिए 5-5 लाख 3-3 लाख बच्चों का, उस तरह से आप देख सकते हैं। तो 15 लाख का मोटा मोटा आपका फैमिली फ्लोटर होना चाहिए। ओवर एंड अबव आपको एक टॉपअप प्लान भी लेना चाहिए, क्योंकि आपका ओवरऑल कवर शुड बी मोर देन दैट, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस एज कंपेयर टू द नॉर्मल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए ओवरऑल कवर आप 50 लाख, 1 करोड़, 25 लाख क्या होना चाहिए आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मगर कम से कम 25 से 50 लाख के बीच में कवर होना चाहिए। उसके लिए आपको टॉपअप जरूर लेना चाहिए। तो इससे हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन में कि टॉपअप क्या होता है, व्हाट इज द टॉपअप इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो टॉपअप ये होता है कि आप जब भी कोई पॉलिसी लेते हैं ना, उसके साथ आप या तो टॉपअप ले सकते हैं या सुपर टॉपअप ले सकते हैं। ये बात बहुत ध्यान से समझने की है। तो आपको मैं अगर मतलब नटशेल में बताऊं तो टॉपअप नहीं लेने का और सुपर टॉपअप लेने का। आखिरकार सुपर टॉपअप ही क्यों, टॉपअप क्यों नहीं, तो इसको समझते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में पहले। बिकॉज सुपर टॉपअप इज पेड ऑन अ पर एनम बेसिस एंड टॉपअप इज पेड ऑन अ पर क्लेम बेसिस। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। तो आपको ये तो समझ में आता है कि टॉपअप या सुपर टॉपअप आपके बेस के एग्जॉस्ट होने के बाद ही मिलता है, ठीक है। तो टॉपअप पॉलिसी में आपको हर क्लेम में बेस को पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद टॉपअप एक्टिवेट होगा। अगर आप साल में 5 या 6 बार भी आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो 6 के 6 बार आपको हर बार एडमिशन में बेस को अपनी जेब से या कंपनी से पे करना पड़ेगा, तभी आपका टॉपअप एक्टिवेट होगा। मान लीजिए आपका बेस कवर 10 लाख है और उसके ऊपर आप टॉपअप, जब तक आप हर क्लेम में 10 लाख पे नहीं कर देते तब तक आपका टॉपअप एक्टिवेट नहीं होगा। मान लीजिए आप वो 10 लाख एग्जॉस्ट कर चुके हैं पहले ही 2-3 बार एडमिट होकर के, या एक बार भी एडमिट होकर के, उसके बाद अगर आप एडमिट होते हैं तो भी आपको वो 10 लाख पहले पे करने पड़ेंगे, चाहे वो अपनी जेब से ही पे करने पड़े, उसके बाद टॉपअप एक्टिवेट होगा। बल्कि सुपर टॉपअप में क्या होता है, उस पूरे साल में अगर आप 10 लाख टुकड़ों में या एक बार में जैसे भी आप एग्जॉस्ट कर चुके हो वैसे ही सुपर टॉपअप एक्टिवेट हो जाता है। तो मान लीजिए आपने 10 लाख एक ही बार में पहली बार एडमिट हुए वहाँ पे एग्जॉस्ट कर दिए, तो दूसरी बार जो एडमिट हो गए आप, तो वहाँ पे सारा खर्चा आपको सुपर टॉपअप पे करेगी। या फिर मान लीजिए आप पहली बार एडमिट हुए, वहाँ पे 4 लाख पे किए, फिर अगली बार भी 4 लाख पे किए, उससे अगली बार आपको 6 लाख का खर्चा आ गया, तो 4 और 4 8, और यहाँ पे जो 6 लाख का खर्चा है उसमें 2 ही लाख आपको बेस पॉलिसी से मिलेंगे, क्योंकि उतना ही सम एश्योर्ड बचा है आपका। अब उसके ऊपर का जितना भी खर्चा है वो आपका सुपर टॉपअप पॉलिसी देगी। तो आई होप सुपर टॉपअप और टॉपअप के बीच का डिफरेंस आप समझ पाए होंगे। इसलिए क्लियर कट आप एक चीज का ध्यान रखिए बस, कि सुपर टॉपअप ही लेना है, टॉपअप बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है।
दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप सुपर टॉपअप या सुपर टॉपअप पॉलिसी लेते हैं ना, तो आपको उसी कंपनी से लेनी चाहिए जिससे आपका बेस कवर है। क्योंकि क्या होता है ना, सुपर टॉपअप पॉलिसी को भी अगर आपको क्लेम देना है तो पहले वो ये चेक ज़रूर करेंगे कि आपका बेस क्लेम एग्जॉस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर आपकी वो कंपनीज दोनों डिफरेंट है तो आपको पूरी कागजी कार्रवाई पहले दूसरी कंपनी को देनी पड़ेगी, फिर ये समझेंगे कि बेस कवर एग्जॉस्ट हो चुका है, उसके बाद ये सुपर टॉपअप का अमाउंट रिलीज करेंगे। बल्कि अगर आप सेम ही कंपनी में हैं और कैशलेस हॉस्पिटल में जा चुके हैं, सो द कंपनी विल हैव रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल योर बिल्स, कि उनको समझ में आ जाएगा कि आपका बेस कवर एग्जॉस्ट हो चुका है, देन दे विल एक्टिवेट योर सुपर टॉपअप। सो इट इज एडवाइजेबल एंड सजेस्टेड